नमस्कार, मैं हूं मनोज। और अभी हाल में ही कुछ राज्यों में जो ग्राम पंचायत का चुनाव आता है, वो पंचायत का चुनाव आने वाला है। और उत्तर प्रदेश में ये चुनाव जो है अप्रैल में होने वाला है। और बहुत सारे लोग बैनर पोस्टर आज से ही बनाना चालू कर दिए हैं। लोग बैनर पोस्टर लगाते हैं और वो ये बता रहे हैं कि हम जो है प्रधान प्रतिनिधि हैं या हम प्रधानी लड़ने वाले हैं, हम प्रधान बनेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जब मैं ज़मीनी हकीकत पे उतरता हूँ और ज़मीन पे देखता हूँ, तो वहाँ पे मैं पाता हूँ कि केवल 2 से या 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि मतलब ग्राम प्रधान बनने की क्षमता रखते हैं। और ये जो ग्राम की प्रधानी होती है, उन्हीं 2-3 लोगों के बीच में घूम-घूम के रह जाती है। कभी इस पक्ष में जाती है, कभी उस पक्ष में जाती है। और कभी-कभार ऐसा होता है कि इसके बजाय किसी तीसरे आदमी के हाथ में चली जाती है, और ये बहुत रेयर केसेस में होता है। जो लोग इसमें ये देखते हैं कि ये प्रधानी जो है इनके पास में कैसे चली गई। और SC ST की वजह से किसी के नाम तो और रहते हैं, लेकिन ये इन्हीं लोगों का टैग लगा रहता है जो 2 या 3 से लोग रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनके बारे में बेसिक नॉलेज उनकी कुछ होती नहीं है, इसके बारे में जानते नहीं है। जब वो मैदान में उतरते हैं काम काज करने के लिए, तो उनको ये नहीं पता होता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए, हमारा काम क्या क्या है और हमारी जिम्मेदारियां क्या है। और वो लोग उतना काम नहीं करवा पाते अपने लोगों के बीच में जितना दूसरे लोग करवा लेते हैं। कई सारी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत डेवलप कर लिए, बहुत काम कर लिए, और उनका भी बजट जो है उनके लगभग में ही है। या तो अपने बजट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या तो अपने बजट का मिस यूज करते हैं और इन व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो जो ये ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं हैं, इसी को आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। और ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं गए हैं और जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो इसके बारे में आराम से समझ सकते हैं और अपने काम को आराम से कर सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। जो भारत में पंचायती राज सिस्टम है, इससे 1993 से पहले भी पंचायतें गांवों में थी, लेकिन ये संवैधानिक उतनी नहीं थी जितनी आज है। और इनको संविधान का एक हिस्सा बना दिया गया। बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी, उसकी सिफारिश के आधार पर 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और ये जो व्यवस्थाएं हैं वो 3 स्तर की हैं, यानी जो हमारा गांव है, जो गांव को मैनेज करने के लिए, और ये लोकल सरकार होती है, जो लोकल निकाय जो सरकारें होती हैं, लोकल जो सरकारें होती हैं, ये लोकल की सरकार होती है। यहाँ अपने गांव के लोगों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसको लोग उस तरीके से नहीं यूज करते हैं जिस तरीके से ये होनी चाहिए, बल्कि उसको अलग वे में यूज करते हैं। अभी हम समझते हैं कि लोग इसको कैसे कैसे यूज करते हैं और इसको कैसे होना चाहिए, और कैसे हम ज़्यादा बेहतर ढंग से इसको मैनेज कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे। अब जो हमारी ये पंचायती राज व्यवस्था है, ये जो है 3 टायर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय का मतलब होता है इसका 3 स्तर है। जो सबसे निचला स्तर है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, यानी ग्राम स्तर, जो गांव की सरकार होती है। और दूसरा होता है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल की सरकार होती है, उसको पंचायत समिति बोलते हैं। मध्यवर्ती स्तर होता है। और जो जिला स्तर की जो सरकार होती है उसको जिला पंचायत बोलते हैं, या तो जिला परिषद बोलते हैं। ये जो होता है लोअर लेवल होता है, इसको लोअर लेवल होता है। ये वाला मिडिल लेवल होता है और ये वाला अपर लेवल होता है। ये मतलब जिले में ऐसी पंचायतों को मैनेज करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने की ये जरूरत है कि इसमें शहर नहीं आते हैं। जो ये ग्राम पंचायत का ट्राई स्ट्रक्चर है, शहर के लिए अलग निगम होते हैं, वहाँ की नगर पंचायतें होती हैं, नगर परिषदें होती हैं, ये इनका हिस्सा नहीं होती हैं। तो ये यहाँ का जो जिला परिषद है, इसमें गांव की व्यवस्थाएं होती हैं, शहरों की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, इनमें केवल गांव होते हैं। ये समझने की जरूरत है। अब ये 3 स्तर हैं इसमें। ये सबसे निचला स्तर और ये मध्य वाला स्तर है, जो ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का बीच काम करता है। इसको कनेक्ट करता है और इसको कनेक्ट करता है। और इनके हम एक एक करके इनकी व्यवस्थाओं को हम आगे आगे की स्लाइड में समझते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ग्राम पंचायत को समझते हैं। अब ग्राम पंचायतें जो हैं वो किन से बनी हुई हैं, सबसे पहले हम इसके बेसिक ढांचे को समझते हैं। गांव में जो है कौन लोग हैं? गांव में लोग हैं, अब कोई भी परिवार जो हो सकता है, अकेला भी हो सकता है और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब अकेले अगर कोई परिवार है, अब इनके कई लोगों को मिलाकर एक परिवार का निर्माण होता है। कई परिवारों को निर्माण मिल करके जो एक समुदाय में रहते हैं, कम्युनिटी में कई लोग रहते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक जैसा जीवन जीते हैं, तो उसको हम लोग विलेज के नाम से जानते हैं। अब ये ग्राम बन जाता है, यहाँ पे ग्राम बन जाता है। और कि इसको इंग्लिश में विलेज भी बोलते हैं, गांव बोलते हैं। अब यहाँ पे
अब किसी सरकार का हमें चुनाव करना है, मतलब सिलेक्शन इलेक्शन करना है। अब कोई प्रतिनिधि जो होता है दो तरीके से आता है, या तो इलेक्शन से आएगा या तो सिलेक्शन के आएगा। दो तरीके होते हैं, इलेक्शन या तो सिलेक्शन, दो ही तरीके से आएगा। अब यहाँ पे अगर हमें इलेक्शन करवाना है, अब कौन सा इलेक्शन, इलेक्शन कभी भी सरकार नहीं करवाती है, ये चीज आपको समझना चाहिए, बेसिक चीज। कि एक जो चुनाव करवाने का काम होता है वो सरकार का नहीं होता है। और हमारे पास में दो तरीके के चुनाव आयोग हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव आयोग है, सेंटर के पास में है, और एक हर स्टेट के पास में अपना चुनाव आयोग है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव आयोग है उसका काम होता है जो विधायक का चुनाव होता है, जो राज्यों के चुनाव होते हैं उनको करवाना। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट संसद वाला जो चुनाव होता है उसको करवाने का काम, राष्ट्रपति का चुनाव करवाने का काम, ये सब करवाने का काम सेंटर वाला जो है आयोग करता है। आयोग जो है वो सरकार के अंडर में काम नहीं करता। जो चुनाव आयोग है वो सरकार की स्वायत्ता प्राप्त एक संस्था है, उसका काम है चुनाव करवाना, चुनाव का रिजल्ट घोषित करना, और चुनाव के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्यवस्था है, उसको मैनेज करना, उसका मेन काम होता है। तो जो ये वाला चुनाव कराएगा ग्राम पंचायत स्तर का, जो लोकल चुनाव करवाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन करवाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जो वोटर लिस्ट होती है वो दो टाइप की होती है, एक सेंटर वाले जो उसका ये वोटर लिस्ट होता है, और एक जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना ये जो निकाय का चुनाव होता है, जो पंचायत चुनाव होता है, इसका वोटर लिस्ट होता है। कई बार लोग इलेक्शन बूथ पे आने के बाद में ये बोलते हैं कि हमारा उस वाला वोटर लिस्ट में नाम था और इस वाले वोटर लिस्ट से नाम गायब है, या इस वाले वोटर लिस्ट में नाम है, उस वाले वोटर लिस्ट से हमारा नाम गायब है। उसका रीजन यही होता है। अब ये क्या होगा जब इलेक्शन होगा, अब इलेक्शन सारे मेंबर वोट नहीं दे पाएंगे, जितने लोग गांव में रहते हैं वो सब वोट नहीं दे पाएंगे। अगर कोई मेंबर गांव का दिवालिया है, कोई पागल है, या कोई करप्ट है, उसके नाम पे बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं और वो करप्शन के दायरे में है, तो उसको सरकार के लोगों को चुनाव करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। या उसकी उम्र जो है वो 18 साल से अगर नीचे है, हमारे यहाँ चुनाव करने की जो उम्र निर्धारित की गई है वो 18 ईयर्स की गई है। अगर इससे नीचे उसकी एज है तो चुनाव नहीं कर सकता। अब ऐसे लोग जो चुनाव कर सकते हैं, यानी इलेक्शन कर सकते हैं, वैसे लोग, गांव के ऐसे लोग जो चुनाव कर सकते हैं, वो एक सभा का निर्माण करते हैं और इनको मिला के ग्राम सभा बोला जाता है। कभी भी जब ग्राम सभा वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब वो मेंबर जो चुनाव कर सकते हैं उनको ग्राम सभा के मेंबर बोलते हैं। कई लोग आम भाषा में बोल देते हैं कि हमारी ग्राम सभा में, तो आप जब अपनी ग्राम सभा का नाम लेते हैं तो उसमें उसी मेंबर जो दिवालिया ना हो, पागल ना हो, या किसी के नाम पे इतना बड़ा करप्शन ना हो जो वोट डालने का अधिकार ना रखता हो। और दूसरी चीज क्या है कि कोई इंसान जो कि जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, कोई भी बच्चा या बच्ची या जो भी ट्रांसजेंडर, अगर उसकी उम्र 18 साल से नीचे है तो वो ग्राम सभा का मेंबर नहीं होगा। वो गांव का मेंबर होगा लेकिन ग्राम सभा का मेंबर नहीं होगा। इसमें लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ ग्राम सभा बन जाएगी, उसके बाद में ये ग्राम सभा क्या करेगी, अपने पंचायत का निर्माण करेगी। ग्राम पंचायत एक पंचायत का निर्माण करेगी और उस पंचायत को बोलेंगे ग्राम की पंचायत, और ये यहाँ की सरकार होगी, लोकल सरकार होगी। इसको लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो ग्राम का प्रधान होता है उसके लिए बहुत सारे लोग ये ज्वेलसी करते रहते हैं, बहुत सारे उससे ये करते रहते हैं, बहुत सारे विपक्ष के लोग होते हैं और उसको बहुत सारे लोग फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसके पास में जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसको ऐसे कानून अपने शिकंजे में इतना जल्दी नहीं ले लेगा जितना जल्दी आप जो कहना चाहते हैं, जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, भले वो गलत हो, लेकिन उसका इतना रिस्पेक्ट है, चाहे पुलिस के द्वारा हो चाहे प्रशासन के द्वारा हो, क्योंकि वो संविधान का एक पार्ट है वो, और ये संविधान का ही एक हिस्सा है। और संविधान में इसके लिए इसकी पावर, इसकी शक्तियां और ये क्या क्या कर सकता है वो सब लिखा गया है। आगे देखते हैं। अब ये पंचायत आ जाएगी। पंचायत का स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है वो देखते हैं। पंचायत में क्या होता है, प्रधान होता है, कई बार इसको ग्राम सभा का मुखिया भी बोलते हैं या सरपंच भी बोलते हैं इसको। अब ये दो तरीके से इसका चुनाव होता है, एक होता है डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, जो वहाँ की जनता होती है, जो लोग होते हैं, ग्राम सभा के जो लोग होते हैं, वो वोटिंग करते हैं, वो वोट देते हैं और इस ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। और कई सारे राज्यों में क्या होता है कि इस ग्राम प्रधान को डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, इसको जो है इनडायरेक्ट चुना जाता है। जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड वार्ड मेंबर जो होते हैं, वो वार्ड मेंबर का पहले चुनाव होता है और ये लोग प्रधान लोग भी वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ते हैं। और जब जो लोग जीत जाते हैं उन्हीं में से किसी को एक को, पंचों में से किसी को एक सरपंच बनाया जाता है या मुखिया बनाया जाता है। तो कई सारे स्टेटों में ऐसी फैसिलिटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये वाला प्रधान का जो इलेक्शन होता है इनमें जनता ही वोट डालती है, यानी जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो लोग वोटिंग करते हैं और वोटिंग के द्वारा जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जो है प्रधान बनाया जाता है। ऐसे ही उनके नीचे एक उप प्रधान होता है। उप प्रधान का भी काम प्रधान जैसा ही होता है, जो काम प्रधान का है वही उप प्रधान का है।
अगर प्रधान अब्सेंस रहेगा, उसकी अब्सेंस में वही काम वो प्रधान करेगा। अब यहाँ भी दो सिस्टम होते हैं, कई जगह जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कई जगह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में क्या होता है कि यहाँ पे जो चुनाव होते हैं प्रधान के, वो इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि इनको जनता वोट नहीं करती है। जब ये वार्ड मेंबर का और प्रधान का इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में ये लोग मिलके उसके बाद में जस्ट बाद में ही इसका वो प्रधान का चुनाव करते हैं। और इसका काम होता है जब प्रधान नहीं रहेगा तो उसके अब्सेंस में काम करना। अगली चीज होती है, अब इनका जो बनती है, जो पंचायत ग्राम पंचायत बनती है, इनका कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। ये 5 साल के लिए लोग काम करते हैं। और जो प्रधान को, वो प्रधान को तो कोई सैलरी नहीं दी जाती है, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन प्रधान को सैलरी दी जाती है। और उत्तर प्रदेश में अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा करके वेरी करता है, कहीं पे 3500, कहीं पे 5000। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में इनको जो सैलरी दी जाती है वो 5000 रुपये के आसपास में है। इसके साथ में ही इनको जो बैठकें होती हैं, कई सारे जब बैठकों में भाग लेते हैं या किसी मतलब जो काम के लिए, अपने काम के लिए कहीं पे जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत भत्ता भी 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, जैसा भी अलग अलग जगहों पे होता है, उसके लिए इनको भत्ते भी दिए जाते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि इनको सैलरी नहीं दी जाती है, इनको क्या दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। मानदेय का मतलब होता है एक उपहार जैसी राशि होती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है, और आपको उसके बदले में थोड़े से पैसे दिए जाते हैं। सैलरी का मतलब होता है कि जितना काम आपने किया है उसके बाद बदले में आपको उतनी पेमेंट दे दी जाती है। तो ये सैलरी नहीं होता है, ये मानदेय होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो प्रधान को और ये सब बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती है, मानदेय मिलता है। तो ये मानदेय है, और इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा होता है। अब और क्या है कि जो अब ये क्या होते हैं, अब एक इसमें अब ये तीनों लोग जो होते हैं, ये क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इनके साथ में एक जो है सरकारी कर्मचारी भी होता है, जो राज्य का कर्मचारी होता है, और होता है बीडीओ, वीडीओ, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं। ये अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, और ये जॉब निकलती है, नौकरी करके आता है, और ये इसमें काम करता है। और इसकी शुरुआती सैलरी भत्ते वत्ते को मिला के लगभग शुरुआत में, अगर कोई नया वीडियो है तो उसकी 34,000 रुपये के आसपास में इसकी सैलरी होती है। अगर ये 12-3-36, अगर ये अपने रोटी कपड़ा के बजाय अगर और ज़्यादा काम करने लग रहा है अगर, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से घपले जरूर मार रहा है, और इससे ज़्यादा आगे कैसे जा रहा है। तो ऐसा लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। अब इनके पास में क्या होता है कि एक बैंक अकाउंट होता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई बजट मिलेगा आज के दिनों में, पहले तो हो सकता है कि बजट मिलते ही नहीं थे पहले के दिनों में, आज के दिनों में बजट मिलते हैं, तो ग्राम पंचायत के नाम से एक अकाउंट होता है बैंकों में। और वो बैंक अकाउंट में जब भी पैसे का लेन देन करना होता है तो ये दोनों के मतलब हस्ताक्षर से पैसे निकलते हैं। प्रधान का भी हस्ताक्षर उसमें होता है, और कई बार इसमें बीडीओ का भी हस्ताक्षर। कई बार क्या होता है, जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें जो उसका हेड मास्टर होता है उसका भी हस्ताक्षर लिया जाता है कि ये पैसे कहाँ खर्च किए गए। और ये क्या किया जाता है, भ्रष्टाचार को रोकने या कम करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि ये ग्राम पंचायतें जो होती हैं, इनका क्या काम होता है, गांव को क्या चाहिए, सड़कें चाहिए, यानी जो उनकी लोकल सड़कें हैं उनको बनाने का काम करते हैं। गाँव से निकलने वाले जो पानी होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए नाली चाहिए इन लोगों को। और यहाँ के लोगों को और क्या चाहिए, शिक्षा, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा चाहिए। 14 साल के बच्चों के लिए संविधान में भी शिक्षा अनिवार्य की गई है। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो स्वास्थ्य के लिए ये लोग देख रेख करते हैं। और छोटे मोटे अगर विवाद हो जाते हैं गांव में तो उनको भी सुलझाने की शक्ति इनके पास होती है, ग्राम पंचायतों के पास में। ये इसको सुलझा सकते हैं आराम से। बहरहाल अब इनके पास में कोई नहीं जाता है, क्योंकि जब ये नज़दीक के लोग होते हैं तो उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। कोई सोचता है कि जो दूर के लोग हैं, लोग 100 नंबर पे कॉल करते हैं, 102 नंबर पे कॉल करते हैं, और पुलिस को बुलाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो इनके पास में नहीं जाता। तो इनके पास जो पावर होती है, इनकी जो पावर होती है वो दोनों होती है। एक तो इनका काम करना होता है, मतलब डेवलपमेंट का काम होता है, और दूसरा इनके पास में न्याय करने की भी थोड़ी बहुत पावर होती है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा मामला ना हो, किसी ने मर्डर ना कर दिया, ऐसा कुछ ना किया हो, और छोटे मोटे अगर विवाद हो, जैसे खेतों को लेकर लड़ाई हो गई, खलिहान को लेकर छोटा मोटा विवाद अगर हो गया, 107 जैसे मामले, तो यहाँ पे लोग हस्तक्षेप करके उसको निपटारा कर सकते हैं, और करते भी बहुत लोग। लेकिन अब इनके पास में कोई जाता नहीं है। तो ये वीडियो हो गया, वीडियो के साथ में मिलके ये लोग काम करते हैं। अब हमारे देश में क्या है कि जो वार्ड मेंबर होते हैं इनकी वैल्यू बिल्कुल वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू जो है प्रधान के पास में होती है। इसका रीजन क्या होता है कि जितनी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है,
वो जो बजट आते हैं वो सीधे नहीं इनके अकाउंट में डाल डाल दिए जाते हैं। प्रधान जो है एक ठेकेदार की तरह काम करता है, मतलब पैसा मिला उसने काम करवाया, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जबकि इनके पास में शक्ति होती है, पावर होती है कि अपने छोटे मोटे नियम कानून जो इनके गाँव वालों के लिए सही हैं उनको बना के उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू कर सकते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं। और आजकल ये ट्रेंड चल रहा है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग, और ये जो बजट होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। एक साल में लगभग 20 लाख के पास, 20 से 25 लाख के आसपास में एक जो नॉर्मल गांव होता है वहाँ पे इतना बजट आता है। अब ये जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि उस गांव की जनसंख्या कितनी है। यानी कि 5 साल में आपको 1 करोड़ रुपए इस वाले प्रधानी वाले बजट में मिलेंगे। तो लोग इसके लालच में कि ज़्यादा काम मिलेगा तो हमें ज़्यादा खाने के लिए मिलेगा, इसीलिए इसकी तरफ आजकल जो लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। और जो इनकी मूलभूत जो ये सिस्टम है, जो मूलभूत डिमांड है, उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा है, वो कोई चीज़ नहीं देख रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो वार्ड मेंबर है ये इतना वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि प्रधान को सारे काम मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए भी संविधान में प्रोविजन है और इनके इसके लिए जो है इसको काम करने के लिए 29 सब्जेक्ट संविधान में लिखे गए हैं और इसके लिए 6 समितियों का निर्माण करना आवश्यक होता है। 6 समितियां बनाई जाती हैं, बहरहाल रजिस्टर में और पेपर में बना ली जाती हैं। क्यों, कैसे बना ली जाती हैं? अभी जो वार्ड मेंबर होते हैं इनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और ये बीडीओ जो होते हैं, जो ये ऑफिसर्स होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, इनको सारा मालूम होता है। ये रजिस्टर में बढ़िया खाका तैयार कर लेते हैं, खूब बढ़िया समिति बना के पूरा पेपरों में दिखाते रहते हैं और आराम से गांव का काम जो है चलता रहता है। वो समितियां क्या क्या हैं जिन पे लोग काम करते हैं, उन 29 विषयों को माफ कीजिएगा इन्होंने 6 समितियों में बांट दिया है। इनमें से केवल 2 समिति ऐसी होती है जिसमें डेवलपमेंट समिति जो होती है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव समिति होती है वही प्रधान के पास में होती है। और उसमें जो है इनमें एक समिति में 2 मेंबर का होना बहुत जरूरी है। 6 समिति है तो 12 मेंबर होंगे, माफ कीजिएगा, इसमें 6 मेंबर का होना बहुत जरूरी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपस में, अब मान लीजिए कहीं पे जो वार्ड मेंबर है वो 12 हैं, तो 12 में से उन्हीं में से लोग इधर उधर करके रोटेट करके इनमें काम करते हैं लोग, लेकिन इनका कोई वैल्यू नहीं होता। केवल 2 ऐसी समिति होती है जिनमें प्रधान का रोल होता है, एक डेवलपमेंट समिति होती है और एक जो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव समिति होती है, यानी जो व्यवस्था बनाने वाली समिति होती है प्रधान के पास में होती है। बाकी की जो समितियां होती हैं इन वार्ड मेंबरों के पास में होती है, लेकिन ये कोई वार्ड मेंबर जानता ही नहीं है। और बहुत सारे प्रधान भी ऐसे होंगे जिनको ये मालूम नहीं होगा कि ये समितियां क्या हैं। तो सबसे पहली जो समिति है वो योजना समन्वय और वित्त समिति है। इनमें क्या करना होता है, अगर कोई नई योजना बनानी है तो इनमें ऐसा काम करना। समन्वय का मतलब सबको समानता का अधिकार, सामाजिक दृष्टि से सबको एक जैसा देखना, चाहे कोई SC ST हो, चाहे महिला हो, कोई चाहे नीच हो ऊंच हो, सबको एक जैसा देखना। और वित्त समिति यानी अगर किसी चीज़ को हमें करना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो इसमें कितना बजट आएगा, कितना पैसा मिलेगा, हमें कितना पैसा लगेगा और कैसे कैसे हम लोग इस काम को कर पाएंगे। दूसरी जो है उत्पादन समिति। अब गांव में उत्पादन में क्या है, कृषि उत्पादन है, पशुपालन उद्योग है, दुग्ध उत्पादन है और कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, खाद्य उद्योग है, ग्रामोद्योग है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए ग्राम प्रधान बहुत सारी योजनाएं बना के बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है, लेकिन ये तो जमीनी हकीकत पे फिलहाल दिखाई नहीं देता। जो योजनाएं गवर्नमेंट से ऊपर से आती हैं उनमें बहुत सारा भ्रष्टाचार होकर बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, नीचे लेवल तक नहीं पहुंचती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, सामाजिक न्याय समिति, एक समिति ये भी होती है। इसमें क्या होता है, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, कमजोर वर्ग, महिला, बच्चों के हितों में कल्याणकारी संबंधी काम, मतलब जो उनके जो ये है गांव का लेवल है, जो ग्राम सभा है, उसके लिए कैसे कैसे करके क्या न्याय होना चाहिए, क्या चीज़ ज़्यादा जरूरी है, तो अपने लेवल पे इस चीज़ को वो लोग आराम से बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। शिक्षा समिति, इसका जो सचिव होता है वो जो गांव में जो स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल या कई सारे गाँव में क्या है जूनियर हाई स्कूल भी अवेलेबल हैं, तो इनमें क्या है कि ये होते हैं, सचिव होते हैं इस समिति के, शिक्षा समिति के सचिव होते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कामकाज करना होता है तो इनकी सलाह ली जाती है और ये उनमें हस्तक्षेप करते हैं क्योंकि इनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। अब स्वास्थ्य समिति जो होती है, स्वास्थ्य कल्याण जो समिति होती है, इनमें क्या होता है, जो आशा काम करती है गांव के लेवल में, ये जो आशा होती हैं ये भी इसकी मेंबर होती हैं और इनके साथ में भी बातचीत की जाती है। पता नहीं कहीं पे होता है कि नहीं होता है, काफ़ी हद तक कई जगहों पे हो भी रहा होगा और काफ़ी जगहों पे नहीं हो रहा होगा। लोक निर्माण समिति, ये समिति प्रधान के पास में होती नहीं है। जो नए डेवलपमेंट कराए जाते हैं, किसी भवन का निर्माण, किसी घर का निर्माण, कोई नई चीज़ बनाना, और ये चीज़ जो है जल पूर्ति हो गया, विद्युतीकरण हो गया, ये सब चीज़ें, ये समितियां जो हैं किसके पास होती हैं, जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके पास में होती हैं। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि इसका जो चुनाव करती है वो जनता करती है और जनता के द्वारा जो वहाँ पे जो सभा होती है, इतना तो समझ गए होंगे,
वहाँ की जो सभा होती है वो सभा इनका चुनाव करती है। इस तरीके से ये वाला निम्न जो लोअर स्तर होता है इस तरीके से काम करता है। अब आगे जो मिडिल लेवल का जो ये है अपना पंचायत का जो लेवल है, जिला जो पंचायतों का लेवल है मिडिल लेवल का है, इसको ब्लॉक समिति या पंचायत समिति के नाम से जाते हैं। कई बार इनको कमेटी भी बोलते हैं या काउंसिल, अंग्रेजी में समिति को काउंसिल कहते हैं, यानी ब्लॉक काउंसिल भी बोलते हैं। इनको क्या किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको क्या है कि कई ब्लॉकों में बांटा गया है। उनमें कई सारे ब्लॉक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे आप ले सकते हो, मुझेना ब्लॉक, और ये बहुत सारे ब्लॉक में बांट दिया जाता है। अब जो लोग गांव में रहते हैं अपने ब्लॉक को अच्छी तरीके से समझते हैं, एक जिले में कई सारे ब्लॉक होते हैं। इन ब्लॉक का क्या, ये ब्लॉक में क्या किया गया है कि उन ब्लॉकों को भी कई पार्ट में बांटा गया है, मतलब कई सारे पार्ट में उनको बांट दिया गया है, और उनको वार्ड कहते हैं, यानी सब ब्लॉक के वार्ड। गांव के वार्ड अलग होते हैं, जो ग्राम सभा है उनको अलग अलग वार्डों में बांटा गया है, और ब्लॉकों को भी अलग अलग वार्डों में बांटा गया है। अब ये वार्ड कैसे बांटे गए हैं, जनसंख्या के आधार पर बांटे गए हैं, मतलब 8-10 गांवों को मिला के एक वार्ड का निर्माण किया गया है। अब ये, और वैसे तो क्या होता है कि एक ग्राम सभा में एक वार्ड निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पिछले इलेक्शन हुए थे वहां पे बहुत सारे इन वार्डों को तोड़ दिया गया था। 4 लोग उस गांव से उठा लिया गया, 10 लोग उस गांव से उठा लिया गया। पता नहीं ये चीजें जानबूझ के की गई थी या पता नहीं करप्शन को रोकने के लिए किया गया था, या मतलब अनजाने में ये चीजें बिखर गई थी, ऐसा कह पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अब ये क्या होता है, जो वार्ड में मेंबर जो है इलेक्शन लड़ते हैं, और इनका इलेक्शन जो है डायरेक्ट होता है, इनको जनता चूज करती है। इस वार्ड में एक मेंबर होगा, उस मेंबर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बीडीसी। बीडीसी का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और वो बीडीसी नहीं होते, वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं। हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य का चुनाव करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये मेंबर चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद में फिर ये क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक चुनाव करेंगे। इनडायरेक्ट चुनाव होगा, मतलब ये लोग तो डायरेक्ट वोट डालेंगे, लेकिन जनता के द्वारा ये चुने जाएंगे, और ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करेंगे। अब ये ब्लॉक प्रमुख, अब यहाँ पे भी बहुत सारे करप्शन चलते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे 2 कंडीशन ये लोग देते हैं, बहुत सारे लोग, इन्हीं में से कोई मेंबर जो जीते हुए मेंबर होते हैं उन लोगों में से प्रमुखी का चुनाव लोग लड़ते हैं, और इन लोगों पे पैसे लगा दिए जाते हैं सीधे तौर पे। किसी पे 5 लाख, किसी पे 6 लाख, मतलब इतने अगर ये मेंबर वोट देंगे तो इनका इतना पैसा दिया जाएगा। और इनकी सीधी शर्त होती है, अगर आप पैसा ले लोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, और अगर आप पैसा नहीं लोगे तो आपको काम दिया जाएगा, यानी बजट दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर बजट ऊपर से आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है नीचे पहुंचेगा नहीं यहाँ पे गांव का विकास। तो ये तो खोखला होता जा रहा है, जो बीच का सिस्टम है ये गांव के विकास के लिए पूरी तरीके से खोखला है। इनमें कितने बजट लग रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पेपरों में तो दिखाए जा रहे होंगे कि काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप का सिस्टम यहाँ सुनने में आता है कि ऐसा चलता है, और ये लोग एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसका बहुत अहम रोल होता है ब्लॉक प्रमुख का। अब यहाँ पे जो एक सरकारी कर्मचारी यहाँ पे भी होगा, जो मध्य स्तर का जो हमारा ये लेवल है, यहाँ पे भी सरकारी कर्मचारी होगा, उसको बीडीओ बोलते हैं उस ऑफिसर को। उसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और इसकी शुरुआती सैलरी, एक मतलब सरकारी कर्मचारी होता है, राज्य स्तर का कर्मचारी होता है, और इसकी सैलरी अधिकारी होता है, माफ कीजिएगा, 70,000 से 80,000 के बीच में इसकी तनख्वाह होती है, इन हैंड सैलरी होती है, और ये शुरुआती तनख्वाह है, बाद में तो बढ़ती जाती धीरे धीरे करके। इसके बाद में जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसकी भी अपनी मानदेय होता है, उसके लिए सैलरी नहीं होती, मानदेय होता है। उनको भी 15,000, 12,000, 15,000, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी ये है, और उनको कहीं कहीं पे किसी किसी जिले में उनके लिए सरकारी गाड़ियां भी अवेलेबल होती हैं, कहीं कहीं पे नहीं होती है, कहीं कहीं पे होती है। और दूसरा क्या होता है कि इनको मीटिंग करना होता है, इनके जो सदस्य होते हैं वो आते हैं, इनके अधिकारी रहते हैं, और मीटिंग होती है, और गाँव के डेवलपमेंट की समीक्षा होती है। मीटिंग में जो ये बीडीसी होते हैं इनकी भी कोई सैलरी नहीं होती है। ये भी क्या करते हैं, जब ये मीटिंग में बैठते हैं तो उनको भत्ते दिए जाते हैं, मतलब उनका टीएडी आने जाने का थोड़ा बहुत, अगर 150 रुपये मिल गए, 500, 1000 रुपये, मतलब वहाँ पे मीटिंग में बैठने मिल गए, मतलब महीने में अगर 1-2 मीटिंग हो गई तो उनको 2000 रुपये मतलब उनके बन जाएंगे, और वो उनको मिल जाएंगे उनके अकाउंट में। तो ये मीटिंग होती है। अब ये क्या है, अब इनको मानदेय दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी थोड़े बहुत पैसे इनको दिए जाते हैं। जो ब्लॉक प्रमुख होता है, कहीं कहीं गाड़ियाँ भी मिलती है, और इनके पास भी अकाउंट होता है, जो पैसा आएगा काम करने के लिए सरकार के द्वारा। अब इनको काम कहाँ करना है, इनको भी काम गाँव में ही करना है। जो काम ग्राम प्रधान नहीं कर पा रहा है उसकी समीक्षा करके वैसे काम बीडीसी के थ्रू, अब इसके मेंबर ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये भी वहाँ पे काम करेंगे, गांव के लोग भी काम करेंगे। तो डबल तरीके से यहाँ पे विकास होने की प्रक्रिया रहती है, लेकिन ये चीज़ें उतनी इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं हो जाती। इनके पास भी अकाउंट होता है, जब अकाउंट से पैसे की लेन देन करनी होती है तो यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख
और जो वहाँ का बीडीओ होता है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसके हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। और इसका पर्पज यही होता है कि करप्शन को रोकना। तो ये मिडिल स्तर होता है ब्लॉक समिति, और ये ब्लॉक प्रमुख आगे भी जाता है। प्रधान जो है इस मीटिंग में तो बैठे या ना बैठे, क्योंकि हमारे पास का एक मेंबर यहाँ अवेलेबल है ऑलरेडी। कौन सा मेंबर है? प्रधान अपने यहाँ का हेड है, उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। वो आगे जा सकता है, यहाँ पे काम काज करने के लिए जाता है। उसका जो अगला काम का कार्यालय होता है ब्लॉक ही होता है। ब्लॉक से ही उसको हर चीजें पता चलती हैं कि यहाँ चीज आई है, ये काम ऐसे करना है। और काम ये नहीं है कि आप काम नहीं करोगे। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा काम करना है। ये ऑफिसर लोग आपको धक्का मार मार के काम करवाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई स्कीम आएगी 20 बार आपके पास फोन का आएगा, आपने काम चालू किया कि नहीं चालू किया, आप पैसा आया तो उसको यूज करिए। ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा तो उसको यूज नहीं करेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। वो कई तरीके से लोग घिरे रहते हैं। और अब जो सबसे अपर लेवल का जो लेवल होता है वो जिला पंचायत होता है। जिला से आप ये अनुमान मत लगाइएगा कि इसमें सिटी आते हैं। जिला पंचायत में या जिला परिषद में केवल गांव ही आते हैं, इसमें शहर नहीं आते हैं। शहरों के लिए नगर निगम होता है, नगर पंचायत होती है, नगर परिषद होती है। उसके लिए उसका हिसाब किताब अलग होता है। और उसके लिए निकाय वाले जो चुनाव होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, लेकिन उनका हिसाब किताब अलग है। 50,000 की आबादी पे एक मेंबर वार्ड वार्ड पंचायत मेंबर, मतलब इसके पंचायत के चुनाव के लिए एक पंचायत सदस्य का चुनाव किया जाता है। 50 के लिए रखा जाता है, और इसको चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के चुनाव आयोग के द्वारा इनके लिए इलेक्शन करवाया जाता है। पंचायत सदस्य के लिए इलेक्शन करवाया जाएगा। जब ये इलेक्शन में जो लोग जीत जाएंगे वो क्या करेंगे कि अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, हेड का चुनाव करेंगे और सब हेड का चुनाव करेंगे। फिर यहाँ वोटिंग होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ ब्लॉक प्रमुख के लिए उतना करप्शन हो रहा था तो यहाँ भी होता होगा, लोग खरीद लेते होंगे। तो लोगों डबल तरीके की मांग कर रहे हैं। प्रधानी वाले इलेक्शन में लोग बोलते हैं कि प्रधान का चुनाव जो है इनडायरेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट होना चाहिए। अब इसका जो सरकारी अधिकारी होता है वो डीएम होता है, यानी वो जिला का जो अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, कलेक्ट्रेट जो होता है, वो सरकारी अधिकारी इसके साथ काम करता है। और गांव के विकास के लिए गांव को क्या चाहिए, जो काम ग्राम प्रधान का होता है वही काम इनका भी होता है। लेकिन ये जिला लेवल पे समीक्षा करते हैं, और इनका दायरा थोड़ा सा बड़ा होता है कि इनको इनके अंडर में ज़्यादा गाँव आते हैं। और इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक जो होता है वो ब्लॉक समिति होती है, ब्लॉक काउंसिल जो बनी होती है, ब्लॉक जो होते हैं वो होते हैं। अब इनमें इसके बजाय ये तो सारे हो गए वार्ड हेड और सब हेड जो होते हैं, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यानी चुने हुए मेंबर होते हैं। और इनकी भी जो सैलरी होती है वही 10-15 हज़ार के आसपास में होती है। इनको भी भत्ते दिए जाते हैं, लेकिन इनके पास में अपना ऑफिस तो होता ही होता है। साथ में इनको क्या किया जाता है, इनको गाड़ी भी मिलती है, सरकारी एक गाड़ी मिलती है, वो हर जिले में है। जिला परिषद का जो सदस्य होगा, अध्यक्ष जो होगा, उनको सरकारी गाड़ी भी मिलती है। उसमें लाल कलर की नेम प्लेट भी लगी रहती है, और इनको गाड़ियां भी दी जाती हैं। इनको मानदेय ही दिया जाता है, इनको भी सैलरी नहीं दी जाती है। और इनका भी बहुत, इनका भी कार्यकाल जो होता है 5 साल होता है। जिस दिन से शपथ लेते हैं और पहले दिन की जो बैठक होती है उस दिन से 5 साल होता है। इनको भंग भी किया जा सकता है, और ये जो है 2 साल के बाद में, मतलब 2 साल तक भंग नहीं किया जा सकता, 2 साल के बाद में भंग किया जा सकता है। और ये 2 साल के बाद में इन्हीं वार्ड मेंबर की सिफारिश पे, जो माफ कीजिएगा, जो वार्ड पंचायत जो सदस्य होते हैं इनके सिफारिश पे इसको भंग भी किया जा सकता है। और ये लोग त्याग पत्र भी दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। तो इसको अगर त्याग पत्र देना होगा तो ये किसको देगा, डीएम को देगा। अगर इनको सब अध्यक्ष को देगा तो वार्ड मेंबर को देगा। और या किसी सदस्य को अगर अपना इस्तीफा त्याग पत्र देना है तो अपने अध्यक्ष को दे देगा, तो उसका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा और अपने पद से वो हट जाएगा। तो इनमें भी इलेक्टेड और सिलेक्टेड मेंबर दोनों होते हैं। अब इसके साथ में यहाँ में थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा क्या है, ये मेंबर तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। अब ये मेंबर क्या है कि ये तो गांव को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सब चीजें हो गई, इलेक्शन हुआ, ये लोग चूज करके। इसके साथ साथ में कुछ लोग और होते हैं यहाँ पे, जो सांसद। अब वहां के सांसद की बात नहीं होती, इस जिला पंचायत के अंडर में जिस सांसद का वोटर लिस्ट में नाम है वो भी इसके मेंबर रहेंगे। दूसरा क्या होता है, विधायक। इस जिला पंचायत के अंडर में जितने भी विधायक वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं वो सब इसके मेंबर रहेंगे। तो विधायकों की संख्या थोड़ा ज्यादा रहेगी। मेयर भी इसमें आ जाते हैं। मेयर का तो इसमें काम नहीं था, लेकिन कई सारे मामले ऐसे होते हैं, ऐसा समझ सकते हो, कई शहर जो है गांव में तो नहीं कन्वर्ट होते, ऐसा तो बहुत मुश्किल देखा गया है, लेकिन हो भी सकते हैं। अगर कोई कोई शहर गांव में कन्वर्ट हो गया तो ऐसा तो नहीं देखा है, लेकिन कई सारे गांव जो शहरों के पास में रहते हैं वो गांव शहरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस कामकाज को देखने के लिए मेयर भी अवेलेबल रहता है कि फलाना गांव जो है बहुत डेवलप कर गया है, इसको शहर बनाने की जरूरत है, आप इसको शहर में मिला लीजिए। सांसद क्या करेगा,
इस जिला पंचायत की बात को कहाँ तक लेके जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके जाएगा, विधायक क्या करेगा, ये आपके जिला पंचायत की बात को कहाँ तक लेकर जाएगा, राज्य सरकार के पास लेके जाएगा। और ये इस तरीके से, और इसको भी इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट लेवल का इलेक्शन कमीशन होता है, जो ऊपर के वार्ड मेंबर के जो चुनाव होते हैं डायरेक्ट, वो उसका चुनाव होता है वहाँ पे। अब इस चुनावी प्रक्रिया में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। कई बार सरकार क्या करती है कि एक साथ में ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, इन सब का चुनाव एक साथ करवा देती है। तो बहुत सारे लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको वोटिंग करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये रही हमारी ग्राम पंचायत जो सिस्टम है उनकी व्यवस्था। अब बहुत सारे लोग जो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन व्यवस्थाओं को उनको जानना चाहिए कि कैसे कैसे क्या चलता है। अगर आपको ज़्यादा बजट चाहिए, ज़्यादा काम चाहिए, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अपने ब्लॉक के कॉन्टेक्ट में रहना होगा, आपको जिला पंचायत के कॉन्टेक्ट में रहना होगा, अपने सांसद के कॉन्टेक्ट में रहना होगा, अपने विधायक के कॉन्टेक्ट में रहना होगा। तो इनके पास भी निधियों में बजट आते हैं। ये निधि का बजट कई बार इन ब्लॉक स्तर पे भी यूज कर सकते हैं और विलेज स्तर पे भी लोग यूज करते हैं इस बजट को और अपना काम करवाते हैं। अब ये भी काम कहाँ करवाएंगे, ये काम गाँव में तो करवाएंगे या तो शहरों में करवाएंगे। इसका काम करवाने की दो ही जगह होती है। अब इनमें ये जो सिस्टम है इनमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं अभी। और जैसा हमने पंचायत सीरीज में अभी हाल में ही देखा, एक सिस्टम प्रधान पति वाला चल रहा है। बहुत सारी सीटें क्या होती हैं, अगले रोटेशन में क्या होती हैं, महिलाओं के नाम पे रिजर्व रहती हैं, या मतलब कहीं से कई सारी जगह वहाँ की पब्लिक के हिसाब से, वहाँ की कैटेगरियों के हिसाब से वो रिजर्व कर दी गई है। मान लो कोई सीट ओबीसी में चली गई, कोई एससी एसटी में चली गई, और कई सारी जगह में महिला के लिए कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं होती है और इनके प्रधान जो है इसके रूप में काम करते हैं। और कई सारी जगह देखा गया है कि जो ओथ ग्रहण का समारोह होता है, झंडा फहराने का जो समारोह होता है, उनमें प्रधान लोग शामिल होते हैं और ऐसी कोई उपाधि संविधान में दर्ज नहीं है जो प्रधानपति के नाम से हो। तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और एक एससी एसटी पति भी चलता है। जब सीटें एससी एसटी के पास चली जाती हैं तो जो इलेक्शन लड़ने वाले मेंबर हैं वो क्या करते हैं, वो चुनाव के लिए किसी को खड़ा करते हैं। पूरी तरीके से प्रधान वही होते हैं और उनको केवल बलि का बकरा बनाया जाता है कि आप प्रधान बनेंगे। सरकार की नॉलेज में तो यहाँ का एससी एसटी प्रधान है और एससी एसटी का उत्थान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये लोग एससी एसटी पति बन जाते हैं और 5 साल इसी में निकाल दिए जाते हैं। और मुझे तो लगता है कई सारे लोगों को इनका खुद का वेतन भी नहीं मिलता होगा, वो ये लोग ले लेते होंगे और ये लोग ऐसे ही ऐसे कैसे घूमते रहते हैं, ना तो इनका कोई रोल रहता है, इनको कुछ मालूम नहीं है ये कैसे कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या रहती है, कई सारी जगह ओबीसी पार्टनरशिप बोलते हैं इसको, ये भी सारी समस्याएं देखी गई हैं। इनमें क्या होता है, जब ओबीसी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अब वहाँ पे क्या है, कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो 2-3 लोगों की वो फिक्स है कि यही लोग प्रधान यहाँ पे बनेंगे, 1 2 3 1 2 3, उसी में क्या होता है, रोटेशन होता रहता है। तो यहाँ पे तो ये लोग प्रधान बन जाते हैं, प्रधान बना लेते हैं, लेकिन इनके साथ भी यहाँ समस्या होती है। 1-2 साल किसी तरीके से प्रधानी निपटी है, उसके बाद में दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। जितना डेवलपमेंट गाँव का होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो ये रही आज की बेसिक नॉलेज ग्राम पंचायतों के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में और ये भी बताएंगे कि आप प्रधानी लड़ने के लिए, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं और कैसे आप ये चुनाव जीत सकते हैं। आपको ये चुनाव लड़ने के लिए कितने बजट की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।